रजत सहानी ने अपनी मुट्ठी में भींचे उस ब्लैंक चेक को एक बार फिर देखा। उसकी रगों में दौड़ने वाला गुस्सा अब एक ठंडी और खतरनाक दीवानगी में बदल चुका था। रजत ने बेड के पास रखे इंटरकॉम का रिसीवर उठाया। उसकी आवाज में बर्फ जैसी ठंडक थी, जिसने दूसरी तरफ मौजूद ऑपरेटर की सिटी-पिटी गुम कर दी। मैनेजर गुप्ता को इसी वक्त मेरे कमरे में भेजो, 3 मिनट के अंदर। ठीक 2.5 मिनट बाद स्यूट का इलेक्ट्रॉनिक दरवाजा हल्के से खुला। मैनेजर गुप्ता लगभग रेंगता हुआ कमरे में भीतर दाखिल हुआ। रात भर की घबराहट और सुबह के इस अचानक बुलावे से उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। सर, गुड मॉर्निंग सर, गुप्ता ने हाथ जोड़कर कांपते हुए कहा। रजत अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। वह कांच की खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर देख रहा था। उसने मुड़कर गुप्ता की तरफ एक ठंडी निगाह डाली और सीधे मुद्दे पर आया। वह लड़की चांदनी, मुझे उसका पूरा बायोडेटा, उसके घर का पता और उसकी कुंडली अगले 10 मिनट में मेरे हाथ में चाहिए। गुप्ता ने तुरंत सिर झुकाया। जी सर, बिल्कुल सर, मैं अभी नीचे रिकॉर्ड रूम से उसकी फाइल मंगवाता हूँ। सर, उसने कोई गुस्ताखी तो नहीं की ना? अगर आप कहे तो। जितना कहा है सिर्फ उतना करो। रजत की धीमी लेकिन वजनी आवाज ने गुप्ता के शब्दों को बीच में ही काट दिया। और हाँ, इस बात की भनक होटल में किसी को भी नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ होटल के पिछले दरवाजे से बाहर निकली चांदनी की हालत बदतर थी। सुबह की ठंडी हवा भी उसके शरीर के भीतर की तपन को शांत नहीं कर पा रही थी। उसने होटल का वह पुराना ओवरसाइज्ड कोट खुद पर और कस लिया। उसका पूरा शरीर टूट रहा था और आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। जैसे तैसे वह तंग गलियों से होते हुए अपने छोटे से ढहते हुए मकान तक पहुंची। घर के दरवाजे पर कदम रखते ही उसकी बूढ़ी और बीमार माँ ने उसकी सूजी आंखें और बिखरी हालत देखी। क्या हुआ चांदनी, तुम ठीक तो हो ना बेटी? रात भर कहाँ थी? माँ ने फिक्रमंद होकर पूछा। चांदनी माँ के सीने से लगकर फूट फूट कर रो पड़ी, लेकिन वह अपनी माँ को यह सच बताकर उनका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। उसने झूठ का सहारा लिया। कुछ नहीं माँ, होटल में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था। पुलिस आई थी और वे लोग निर्दोष स्टाफ को भी परेशान कर रहे हैं। जिस माफिया की कल पार्टी थी वह बेहद खतरनाक इंसान है माँ। वह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। हमें इसी वक्त आज ही यह शहर छोड़ना होगा। रजत सहानी का नाम सुनते ही माँ का चेहरा भी डर से पीला पड़ गया। शहर का बच्चा बच्चा जानता था कि रजत के चुंगल से कोई बच नहीं सकता। चांदनी ने बिना एक पल गवाए अपनी अलमारी से 2 पुराने सूटकेस निकाले और उनमें अपनी माँ की दवाइयाँ और कुछ कपड़े ठूंसने लगी। उसने अपने फ़ोन से होटल के ऑफिशियल ग्रुप पर एक मैसेज टाइप किया।
घरेलू कारणों से मैं अपनी नौकरी तुरंत छोड़ रही हूँ। कृपया मेरा हिसाब बाद में कर दीजिएगा। उसने तुरंत अपना सिम कार्ड निकाला और उसे 2 टुकड़ों में तोड़कर डस्टबिन में फेंक दिया। वह जानती थी कि अगर वह इस शहर में एक पल भी और रुकी तो वह खूंखार शिकारी उसे दोबारा ढूंढ निकालेगा। दोपहर की पहली बस पकड़कर चांदनी अपनी माँ के साथ हमेशा हमेशा के लिए एक अनजान दिशा में निकल गई। टेंट हाउस में रजत के खास बॉडीगार्ड विक्रम ने कमरे में कदम रखा। उसके हाथ में चांदनी की होटल वाली फाइल थी, लेकिन उसके चेहरे के भाव बता रहे थे कि खबर अच्छी नहीं है। बॉस, विक्रम ने हिचकिचाते हुए कहा। रजत ने अपनी सिगार का धुआं हवा में उड़ाते हुए उसकी तरफ देखा। क्या बात है विक्रम, पता मिल गया? बॉस, पता तो मिल गया था, लेकिन जब मेरी टीम उस तंग गली वाले मकान पर पहुंची तो वहां ताला लटका हुआ था। पड़ोसियों ने बताया कि एक लड़की अपनी बीमार मां को लेकर सुबह सुबह जल्दबाजी में घर खाली करके निकल गई। उसने होटल की जॉब से भी इस्तीफा दे दिया है और अपना फ़ोन नंबर भी बंद कर लिया है। यह सुनते ही रजत के हाथ में पकड़ रखा सिगार का टुकड़ा उसकी उंगलियों के बीच ही कुचल गया। उसके चेहरे के भाव एकदम सख्त हो गए। उसकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा और अचंभा एक साथ उभरा। वह भाग गई? रजत के होठों से एक धीमी हिंसक हंसी निकली। रजत सहानी से दूर भागने की हिम्मत की उसने। वह खड़ा हुआ और कांच की दीवार के पास जाकर पूरे शहर को देखने लगा, जो शहर उसकी उंगलियों के इशारे पर नाचता था। उसी शहर की एक अदना सी लड़की उसे इस कदर चकमा देकर चली गई थी, लेकिन चांदनी जितना उससे दूर भाग रही थी, रजत के भीतर उसे पाने की जिद उतनी ही गहरी और खूंखार होती जा रही थी। उसने मुड़कर विक्रम की आंखों में देखा और कहा, वह चाहे जमीन के अंदर छिप जाए या आसमान में खो जाए, विक्रम, मुझे वह लड़की चाहिए। इस देश के हर रेलवे स्टेशन, हर बस डिपो और हर एयरपोर्ट पर मेरे आदमी होने चाहिए। उसकी हर सहेली, हर रिश्तेदार पर नजर रखो, ढूंढो उसे। कमरे में तैरता सिगार का धुआं अब धीरे धीरे कांच की खिड़की से टकराकर बिखर रहा था। रजत सहानी के चेहरे का सन्नाटा उस आने वाले बवंडर का इशारा था, जिससे पूरा अंडरवर्ल्ड कांपता था। वह खिड़की के बाहर फैले शहर को देख रहा था, लेकिन उसकी नज़रों के सामने सिर्फ सफ़ेद सिल्क की चादर पर छूटे वो सुर्ख लाल धब्बे और कांच की मेज पर पड़ा वो ब्लैंक चेक घूम रहा था। विक्रम पिछले 10 सालों से रजत के साथ था। उसने रजत को बड़े बड़े दुश्मनों के खून से होली खेलते देखा था, करोड़ों की डील्स को चुटकियों में ठुकराते देखा था और शहर की सबसे मशहूर और खूबसूरत हसीनाओं को उसके पैरों में गिरते देखा था। लेकिन आज जो कुछ वह देख रहा था
वह उसकी समझ से परे था। विक्रम ने थोड़ा आगे बढ़कर अपनी आवाज में गहरी हैरानगी समेटते हुए पूछा, बॉस, अगर गुस्ताखी माफ हो तो एक बात पूछूं? वह सिर्फ एक मामूली वेटर लड़की थी, शहर की तंग गलियों में रहने वाली एक आम सी लड़की, जिसका न कोई रसूख है और न ही कोई बैकग्राउंड। उस जैसी हजारों लड़कियां आपके एक इशारे पर हाजिर हो सकती हैं। फिर उस मामूली लड़की के लिए आप इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? हमारी पूरी खुफिया टीम को एक वेट्रेस के पीछे लगा देना कुछ अजीब नहीं है बॉस। विक्रम की बात सुनकर रजत के होठों पर एक ऐसी ठंडी और गहरी मुस्कान उभरी जिसने कमरे का तापमान और गिरा दिया। वह धीरे से मुड़ा, उसकी चील जैसी तीखी आंखें सीधे विक्रम के चेहरे पर टिक गई। उसने अपनी कुचली हुई सिगार को एशट्रे में दबाया और बेहद शांत लेकिन रूह कंपा देने वाली आवाज में कहा, मामूली लड़की? तुम्हें वह मामूली लगती है विक्रम, क्योंकि तुमने सिर्फ उसकी हैसियत देखी है। लेकिन रजत सहानी ने कल रात कुछ और देखा है। रजत ने अपनी जेब से वह ब्लैंक चेक निकाला और उसे हवा में लहराते हुए कहा, इस चेक पर मेरे दस्तखत है। इसकी कीमत इस शहर के आधे हिस्से को खरीदने के लिए काफी है। इस लालच के सामने बड़े बड़े हुक्मरान और रईस अपने घुटने टेक देते हैं, अपनी ज़मीर बेच देते हैं। लेकिन वह लड़की, वह अपनी आबरू लुट जाने के बाद भी अपने बदन का दर्द सहते हुए इस करोड़ों की दौलत को लात मारकर चली गई। वह चाहती तो इस चेक के दम पर कल सुबह ऐशो आराम की जिंदगी जी सकती थी, लेकिन उसने अपनी खुददारी को मेरे पैसों से ऊपर रखा। रजत ने बेड की उस मुड़ी तुड़ी चादर की तरफ इशारा किया जहां खून के धब्बे अब सूखकर गहरे हो चुके थे। वह कोई मामूली लड़की नहीं थी विक्रम। वह इस कलयुग के बाजार में बिकने से इनकार करने वाली एक गजब की लड़की थी। वह रात रजत सहानी के जुनून की जीत नहीं थी, वह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हार थी। उसने अपनी खामोश बगावत से मुझे यह बता दिया कि रजत सहानी सब कुछ खरीद सकता है, लेकिन उस चांदनी की खुददारी को कभी गुलाम नहीं बना सकता। मुझे वह चाहिए, हर हाल में। रजत के चेहरे पर अब एक खूंखार माफिया का नहीं, बल्कि एक दीवाने आशिक का वो जुनून सवार हो चुका था जिसे ना सुनने की आदत नहीं थी। उसने विक्रम के कंधे पर अपना मजबूत हाथ रखा और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, जो चीज आसानी से मिल जाए उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं होता, यह तुम अच्छी तरह से जानते हो। चांदनी ने मेरे चेहरे पर अपने स्वाभिमान का जो तमाचा मारा है, उसने मुझे उसका कर्जदार बना दिया है। अब यह बात सिर्फ पसंद की नहीं रह गई है विक्रम, अब यह मेरी जिद है, मेरा वो गुरूर है जो उसने पल भर में तोड़ दिया। उसने अपनी आवाज को थोड़ा और धीमा और खतरनाक करते हुए अपना अंतिम फैसला सुनाया। मुझे वह लड़की चाहिए, हर हाल में।
चाहे वह अपनी माँ को लेकर दुनिया के किसी भी कोने में छिप जाए, उसकी खुशबू मुझे उस तक खींच लाएगी। मैं उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन मैं उसे यह एहसास कराना चाहता हूँ कि रजत सहानी की पकड़ से दूर जाने वाली ज़मीन अभी इस दुनिया में बनी ही नहीं है। जाओ और मेरी इस जिद को मुकम्मल करो। विक्रम ने रजत की आंखों में वो खौफनाक दीवानगी देखी तो समझ गया कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। उसने सम्मान में अपना सिर झुकाया। जी बॉस, अगले 48 घंटों के भीतर वह आपके सामने होगी। और वह तेज कदमों से स्यूट के बाहर निकल गया। रजत एक बार फिर खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। धूप अब और तेज हो चुकी थी। उसने अपने हाथ में पकड़े उस ब्लैंक चेक को चूमा और बेहद धीमी आवाज में बुदबुदाया, दौड़ो चांदनी, जितनी ताकत है उतनी तेज भागो, क्योंकि जब रजत सहानी का साया तुम पर दोबारा पड़ेगा तो तुम भागने की चाहत भी भूल जाओगी। समय का चक्र, एक अनचाही दस्तक और बौखलाहट। महीनों का वक्त किसी रेत की तरह रजत सहानी की उंगलियों से फिसलता जा रहा था। जिस शहर में रजत का हुक्म ही कानून था, वहाँ की हवाएं भी अब उसकी बौखलाहट की गवाह बन रही थी। लेकिन किस्मत के खेल बड़े निराले होते हैं। एक तरफ जहाँ शिकारी खाली हाथ भटक रहा था, वहीं दूसरी तरफ वक्त का कांटा एक ऐसा मोड़ ले रहा था जिसने दोनों की जिंदगियों को हमेशा के लिए बदलने का ताना बाना बुन दिया था। उस रात को गुजरे पूरा 1 महीना हो चुका था। पूरे अंडरवर्ल्ड में तहलका मचा हुआ था, क्योंकि रजत सहानी अपने इतिहास में पहली बार किसी को ढूंढने में नाकाम रहा था। वीआईपी पेंट हाउस में शीशे के टूटने की आवाज अब आम हो चुकी थी। विक्रम सर झुकाए खड़ा था और रजत गुस्से से पागल हुआ कमरे में टहल रहा था। 1 महीना विक्रम, पूरे 30 दिन तुम्हारी पूरी इंटेलिजेंस टीम शहर के कोने कोने में फैले मेरे मुखबिर, रेलवे स्टेशन से लेकर बस डिपो तक के सीसीटीवी फुटेज, सब बेकार। वह कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं थी, एक आम लड़की थी। जमीन निकल गई या आसमान खा गया उसे? रजत की आवाज में दहाड़ थी, जिसने विक्रम को भी कंपा दिया। विक्रम ने हिम्मत जुटाकर कहा, बॉस, उसने शहर छोड़ते ही अपनी पूरी पहचान बदल दी है। न कोई बैंक ट्रांजैक्शन, न कोई फोन कॉल। वह जैसे हवा में विलीन हो गई है। लेकिन मेरे आदमी हार नहीं मान रहे हैं। मुझे बहाने नहीं, चांदनी चाहिए। रजत ने हाथ में पकड़ा क्रिस्टल का ग्लास दीवार पर दे मारा। उसकी आंखों में नींद की कमी और एक बेकाबू कर देने वाली बौखलाहट साफ दिखाई दे रही थी। चांदनी के उस खामोश तमाचे ने उसके दिमाग को एक ऐसी सनक में बदल दिया था जो शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इस आलीशान दुनिया से सैकड़ों मील दूर
एक छोटे से शांत गुमनाम शहर के एक मामूली से कैफे में जिंदगी की रफ्तार बहुत धीमी थी। यहाँ कोई रजत सहानी को नहीं जानता था और न ही यहाँ ऊंची इमारतों की चकाचौंध थी। चांदनी ने यहाँ अपना नाम और अपनी पहचान पूरी तरह छुपा ली थी। वह अब इसी छोटे से कैफे में एक साधारण हेल्पर के रूप में काम कर रही थी। उसने खुद को पूरी तरह ढककर रखने वाले कपड़े और सादगी में छिपा लिया था। दिन भर काम की व्यस्तता में वह अपने अतीत को भूलने की नाकाम कोशिश करती ताकि रात के वो खौफनाक मंजर उसकी आंखों के सामने न आए। एक दिन हमेशा की तरह चांदनी सुबह सुबह कैफे की टेबल साफ कर रही थी। अचानक हवा में तैरती कॉफी की भीनी खुशबू से उसके पेट में एक अजीब सी ऐंठन हुई। उसका जी मिचलाने लगा और इससे पहले कि वह खुद को संभाल पाती, वह पागलों की तरह कैफे के वॉशरूम की तरफ भागी। उसे जोर से उल्टी हुई। उसका पूरा शरीर थर थर कांप रहा था। वॉशरूम के शीशे में उसने अपना पीला पड़ा चुका चेहरा देखा। उसकी सांसें थमी हुई थी और दिल की धड़कनें अचानक तेज हो गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान के लिए ऐसा मत करना, उसने मन ही मन सोचा। लेकिन उसका अंतर्मन उस खौफनाक सच्चाई से वाकिफ था जिसे वह मानना नहीं चाहती थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उस काली रात का अंत इस मोड़ पर आकर होगा। घबराहट में अपनी पहचान छुपाते हुए चांदनी उस छोटे से शहर के एक सरकारी अस्पताल के लेडीज वार्ड में पहुंची। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट किए और कुछ देर बाद जब रिपोर्ट चांदनी के हाथ में आई तो उसके पैरों तले से जैसे जमीन खिसक गई। वह गर्भवती थी। वह रजत सहानी के बच्चे की मां बनने वाली थी। अस्पताल से बाहर निकलते वक्त चांदनी के पैर भारी हो चुके थे। वह रोते हुए जैसे तैसे अपने छोटे से किराए के मकान के कमरे में पहुंची। अपनी बेटी की यह बदहवास हालत देखकर उसकी बूढ़ी माँ घबरा गई। क्या हुआ चांदनी, तू ऐसे क्यों रो रही है बेटी? डॉक्टर ने क्या कहा? माँ ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए पूछा। अब चांदनी के सब्र का बांध पूरी तरह टूट चुका था। वह अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ी और फूट फूट कर रोते हुए उस दिन का पूरा दर्द भरा किस्सा, वो खौफनाक रात, होटल का वो सूट, मैनेजर गुप्ता का धोखा, रजत सहानी की उस हैवानियत की दास्तान अपनी माँ के सामने उगल दी जिसे उसने अब तक अपने सीने में दफन करके रखा था। माँ, उस माफिया ने मेरी आबरू लूट ली। मैं उसके पैसे ठुकरा कर भाग आई थी माँ। मुझे लगा मैं बच गई, लेकिन उस रजत सहानी का अंश आज मेरे पेट में पल रहा है माँ। मैं क्या करूँ? मैं कहाँ जाऊँ? चांदनी की चीखें उस छोटे से कमरे की दीवारों को चीर रही थी। उसकी माँ बेटी की यह भयानक दास्तान सुनकर सन्न रह गई।
उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को कसकर गले लगा लिया। एक तरफ जहां माँ का दिल अपनी बेटी के इस बिखरे हुए वजूद पर रो रहा था, वहीं दूसरी तरफ उन्हें इस बात का खौफ था कि अगर उस खूंखार माफिया को इस बात का पता चल गया तो। छोटे से कमरे की दीवारें चांदनी की सिसकियों से गूंज रही थी। माँ ने अपनी कांपती बाहों में अपनी बेटी को समेट रखा था। दोनों माँ बेटी इस खौफनाक सच के बोझ तले दबी जा रही थी कि जिस अतीत से वे भागकर इतनी दूर आई थी, उसी अतीत का एक हिस्सा अब चांदनी के भीतर धड़क रहा था। सैकड़ों मील दूर रजत साहनी के मुख्य कंट्रोल रूम में कीबोर्ड के बटन दबाने की आवाज गूंज रही थी। विक्रम अपनी लाल आंखों से स्क्रीन को घूर रहा था। तभी एक जूनियर एजेंट ने अचानक चिल्लाकर कहा, सर, एक हिंट मिला है। विक्रम तुरंत उसकी सीट के पास पहुंचा। स्क्रीन पर उस छोटे से सरकारी अस्पताल का डेटाबेस खुला हुआ था। चांदनी ने भले ही अस्पताल में अपना नाम बदल लिया था, लेकिन जल्दबाजी और घबराहट में उसने अपनी माँ का असली नाम और अपना पुराना आधार कार्ड नंबर, जो सिस्टम में ब्लैक लिस्टेड था, फॉर्म पर दर्ज कर दिया था। विक्रम की आंखों में एक शातिर चमक कौंध गई। उसने तुरंत फोन उठाया और सीधे रजत साहनी को डायल किया। बॉस, चिड़िया मिल गई है। वह हमसे दूर आनंदपुर नाम के एक छोटे से कस्बे में छिपी हुई है। और बॉस, वहाँ के एक सरकारी अस्पताल से एक ऐसी रिपोर्ट मिली है जिसे देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगे। मैं अभी आपके पास आ रहा हूँ। कुछ ही मिनटों में विक्रम पेंट हाउस स्यूट नंबर 1001 के भीतर था। रजत अपने आलीशान चेयर पर बैठा हुआ था। चेहरे पर वही पुरानी बौखलाहट और उदासी थी। विक्रम ने बिना कोई भूमिका बनाए सीधे एक सीलबंद लिफाफा रजत की मेज पर रख दिया। यह क्या है विक्रम? रजत ने ठंडी आवाज में पूछा। बॉस, यह उस अस्पताल की गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट की मेडिकल रिपोर्ट है जहां आज सुबह चांदनी गई थी। विक्रम की आवाज में एक अजीब सी हिचकिचाहट थी। रजत ने अपनी मजबूत उंगलियों से लिफाफे को फाड़ा और भीतर से मेडिकल पर्चा निकाला। जैसे उसकी नजरें डॉक्टर के हाथ से लिखे शब्दों और प्रेग्नेंट पॉजिटिव पर पड़ी, रजत के हाथ वहीं जम गए। एक ऐसा माफिया किंग जिसने कभी किसी के आगे सिर नहीं झुकाया था, आज उस कागज के टुकड़े को देखकर उसके पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई। उसके होठ सूख गए। उसकी गहरी चील जैसी आंखें फटे की फटी रह गई। क्या आप जानना चाहेंगे कि आगे इस कहानी में क्या होगा? तो कहानी के अगले हिस्से को पढ़ने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिए। थैंक यू।